हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से चैप्टर सेकंड यानी पार्ट 2 मानव तंत्र में अपना अगला टॉपिक ले रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलके शरीर की कोशिका की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। यानी समन्वय मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया अंग और अंगों के बीच मध्य परस्पर समन्वय की क्रिया जो होती है वो एक अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है। तो तंत्रिका तंत्र हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र। ओके, देखिए अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कार्य होती है और इन ग्रंथियों में विशेष प्रकार का रसायन होता है जिसको कहते हैं हार्मोन। उन हार्मोन को सीधे रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त उसे जिस अंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उस हार्मोन की ज़रूरत है वहाँ तक निश्चित स्थान तक ले जाता है ना। इसीलिए चूंकि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है यानी कि हार्मोन, उसे किसी भी नलिका के द्वारा खास अंग तक पहुंचाया नहीं जाता है। अर्थात उन हार्मोनों को ले जाने के लिए नलिका नहीं होती हैं उपस्थित, इसीलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड इंग्लिश में कहा जाता है। ये ग्रंथियां अपने हार्मोन को सीधे रक्त की धारा में स्रावित कर देती हैं और रक्त उसे जिस अंग तक ले जाना है उस टारगेट ऑर्गन तक या अंग तक लेके जाता है। तो हमारे शरीर में ये ग्रंथियां अंतःस्रावी भी होती हैं और ये अंतःस्रावी के बारे में हमारे किताब में दिया हुआ है, हमारे 10वीं की किताब है, उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का जिक्र किया गया है। परंतु अंतःस्रावी के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती हार्मोन को उत्सर्जित करने के लिए या टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए, परंतु बहिःस्रावी ग्रंथियों में जो रसायन उत्पादित होता है उसे नलिका के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक, मतलब ग्रंथियों से दूसरे अंगों तक लेके जाया जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक तीसरी प्रकार की ग्रंथियां हैं मिक्स ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथि जिसे कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि में ऐसी ग्रंथियां आती है जो अंतःस्रावी का काम भी करती है और बहिःस्रावी का काम भी करती हैं। ऐसी एक अपनी ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि का काम करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि नाम दिया गया है। तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है ये देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपको आता है हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, थाइमस, वृषण, अंडाशय। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इन्हीं से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार की अलग अलग और ग्रंथियां हैं जिन ग्रंथियों से विशेष इन सारी जो हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी, इनसे विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जो शरीर की कोशिका क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है तंत्रिका तंत्र के साथ मिलके। तो चलिए देखते हैं हमारे अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले उत्पाद या हार्मोन कहते हैं जिसको। ओके, तो पहला है अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बता दूं, हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रावों और तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। ओके, और इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या कमांडर कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड हमारा हो जाता है पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे निकलने वाले दो हार्मोन हैं, एक RH हार्मोन जिसे रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं और
एच हार्मोन, जिसे इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं या निरोधी हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, RH हार्मोन क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स या स्रावों को निकलने में मदद करता है, जबकि IH क्या करता है? उन स्रावों को अधिक मात्रा में ना निकल जाए तो उनको जितनी मात्रा में वो निकल जाती हैं उसके बाद उनको रोक लगाते हैं, यानी रोकने का काम करते हैं, यानी कि हार्मोनों के स्राव को रोकते हैं ताकि अत्यधिक मात्रा में ना निकल जाए। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? अग्र मस्तिष्क के अधर भाग पर उपस्थित होता है और ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का संश्लेषण व नियंत्रण करता है। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और संश्लेषण का नियंत्रण करता है, स्रावित हार्मोनों के संश्लेषण और स्रवण का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह 2 भागों में बटा हुआ है पीयूष ग्रंथि। एक होता है आपके अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। पीयूष ग्रंथि 2 भागों में बटा हुआ, अग्र पीयूष व पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्च पीयूष को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ओके, ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और निम्न वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन, एक्सिटोसिन, वेसोपरिन, गोनाडोट्रोफिन, ये हार्मोनों का उत्पादन करती है और विभिन्न ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल करती है या विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के ऊपर नियंत्रण रखती है या विभिन्न ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तीसरा हम ले रहे हैं अपने पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो विभिन्न ग्रंथियों पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण रखती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है और ये ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथियों के निर्देश अनुसार विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रवण करती है। ये मैं बता चुकी हूँ, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब हम ले रहे हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन ये आपके दैनिक जीवन, है ना, दैनिक जीवन या दैनिक लयबद्ध के नियमों को बनाए रखता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमों को बनाए रखता है या दैनिक जीवन के नियमों को बनाए रखता है और ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपन थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को उत्पादित करती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन, इस थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का निर्माण सही मात्रा में नहीं हो पाएगा, यानी इसका निर्माण कम होगा और कम होगा तो परिणाम स्वरूप हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं घेंघा रोग या गोइटर। घेंघा रोग या गोइटर ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ या आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन की उत्पादन कम होगा जिसके वजह से घेंघा नामक रोग होगा, या घेंघा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और थायरोक्सिन का कार्य मैं बता दूं, थायरोक्सिन हार्मोन लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में मदद करती है, उपापचयी क्रियाओं में मदद करती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण करती है। इसकी उपस्थिति ये श्वसन नली के दोनों ओर स्थित होती है। जो श्वास नली यानी श्वसन नली होती है उसके दोनों तरफ ये स्थित होती है। ओके, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें घेंघा रोग पूछा जाता है। तीसरा है अपने पास पैराथायरॉइड ग्रंथि, पांचवा है अपने पास पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक ओके, पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और इसका मुख्य कार्य है रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना। कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना, पहला इसका काम याद रखिएगा, कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखता है। दूसरा, इसकी कमी से टिटेनी नामक रोग होता है।
टिटेनी नामक रोग। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था थायराइड ग्रंथि में घींघा रोग और पैराथायराइड में टिटेनी रोग पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं अग्नाशय। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि लेते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं आज की टॉपिक में अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन हमारे बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप में उपस्थित होती हैं, और लैंगरहैंस द्वीप में उपस्थित बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती हैं, ओके, उत्पादित करती हैं। और लैंगरहैंस द्वीप में उपस्थित अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन नाम का पदार्थ रसायन स्रावित करती हैं। ये दोनों अग्नाशय के अंदर कोशिका होती है, कोशिकाओं का एक समूह होता है, कह सकते हैं उत्तक को, ये उत्तक भी कह सकते हैं, कोशिकाओं का समूह, उसे कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप। उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा। अब इनके कार्य बता दूं, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है कि ये क्या कार्य करती हैं और मधुमेह किस कारण से होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। होता क्या है, देखिए, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपके रुधिर में स्टार्च जो है वो शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वो ग्लूकोज रक्त में चला जाता है क्षुद्रांत द्वारा। रक्त में क्या होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारी हर एक कोशिका उस ग्लूकोज का उपयोग कर लेती है, लेकिन यदि ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते हैं तो वो ग्लूकोज रक्त में ही उपस्थित होती है। वहाँ उस समय इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स अग्नाशय से उत्पादित किया जाता है, और वो उस बचे हुए ग्लूकोज को, जो रुधिर में अधिक मात्रा में है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देती है। जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, मान लीजिए आपने व्रत किया है या आप किसी वजह से खाना नहीं खाए और आपके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो अचानक से वो ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो ग्लाइकोगोन क्या करता है, अगर रक्त में उस ग्लूकोज की कमी है तो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और हर एक कोशिकाओं को दे देता है, और कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादित करती हैं। तो अग्नाशय से निकलने वाली इंसुलिन का अगर स्रवण कम होगा, ज़रूरत से, शरीर के ज़रूरत के अनुसार कम होगा या नहीं होगा, तो वो इंसान मधुमेह रोगी कहलाएगा। उसके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और वो मूत्र के मार्ग द्वारा भी शर्करा बाहर आती है। ओके, यह एक अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब मतलब इन दोनों का कार्य एक दूसरे के उल्टा है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, देखिए, एक पूछा जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, तो आप कहिएगा अधिवृक्क से निकलने वाले हार्मोन को एडेनलिन, नोर एडेनलिन, 2 प्रकार की निकलती हैं। ओके, आपातकालीन हार्मोन इनको कहा जाता है। अधिवृक्क से निकलने वाले हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अधिवृक्क उपस्थित कहाँ होती है, जैसा नाम आ रहा है वृक्क, वृक्क के ऊपर एक जोड़ी अधिवृक्क होती है। ओके, अब पहला हार्मोन है एडेनलिन। एडेनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नोर एडेनलिन को हम नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपातकालीन स्थिति में हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, जब आप अचानक भूत देखते हैं या अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए या आपको स्टेज को बुला लिया जाता है, अचानक से आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आप तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो इन सब सिचुएशन से, इन सब क्रियाओं से आपको इन आपातकालीन स्थिति में, इन इमरजेंसी स्थिति में आपको ये हार्मोन इन इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयार करती हैं। ओके, तो इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है या इमरजेंसी हार्मोन भी इनको
कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या होता है? हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग पर स्थित होता है, हृदय और महाधमनी के ऊपर। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं थाइमस। देखिए, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बना हुआ एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये छोटे बच्चों के विकास के समय सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, यौवन की तरफ आते हैं या जवान होते हैं, उनमें यह सिकुड़ जाती है, विकसित नहीं रहती। तो छोटे बच्चों में यह बहुत ही विकसित होती है और विकसित रूप से पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है वृषण, जो कि मादा में नहीं पाया जाता है, नर में पाया जाता है, यानी कि आदमियों में उपस्थित होता है, औरतों में नहीं। यह एक हार्मोन उत्पादित करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि द्वितीयक लैंगिक ग्रोथ के लिए, द्वितीयक लैंगिक वृद्धि के लिए, लैंगिक अंगों के विकास के लिए आवश्यक है, वह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। तो इसी के कारण दाढ़ी मूछ मानव में आते हैं, आदमियों में दाढ़ी मूछ का आना और शुक्राणुओं का निर्माण होना, ये सब इन्हीं कारणों से होता है। आवाज़ का भारी होना, तो द्वितीयक लैंगिक वृद्धि करते हैं, और यह नर में उपस्थित होता है, मादा में नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडाशय। अंडाशय मादा में उपस्थित होता है, नर में नहीं। यह लैंगिक अंगों के द्वारा हार्मोन उत्पादित किया जाता है। यह अंडाशय दो प्रकार के हार्मोन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन उत्पादित करती है, और यह भी मादा में लैंगिक अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे मासिक चक्र का नियंत्रण, मादा के लक्षणों का नियंत्रण, आप कह सकते हैं कि अंडाणुओं के परिपक्व होने में, और कई अन्य लक्षण ऐसे हैं जो मादाओं के इन दो हार्मोनों के कारण द्वितीयक लैंगिक जो वृद्धि होती है वो होती है। तो द्वितीयक लैंगिक वृद्धि जो है नर और मादा में अलग अलग हार्मोन करते हैं। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। ओके, तो आज हमने कई हार्मोन्स के बारे में पढ़े, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित की जाती है। आज हमने पढ़ा कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्यों कहलाती हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और किस लिए कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, जबकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। हाँ, हमने पढ़ा पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, और आगे और अग्नाशय अधिवृक्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवृक्क को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अग्नाशय के वजह से आपके डायबिटीज़, मधुमेह रोग भी होता है। अग्नाशय से निकलने वाली इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह रोग होता है। अधिवृक्क एक आपातकालीन स्थिति में हार्मोन को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसके हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा थाइमस ग्रंथि, वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय द्वितीयक लैंगिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, नर और मादा के अलग अलग। नर के अंदर वृषण और मादा में अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। ओके, तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, ये याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में अलग अलग प्रकार के हार्मोन ज़रूर आएंगे। अलग अलग अंगों से निकलने वाले हार्मोन पूछा जा सकता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। आपके ये भी पूछा जाता है मधुमेह रोग किस कारण से होता है, घींघा रोग किस कारण से होता है, टेटेनी किस की कमी से होता है। ये भी कह सकते हैं कि द्वितीयक लैंगिक वृद्धि के लिए आप बताइए वृषण से किस हार्मोन का उत्सर्जन होता है, अंडाशय से कौन से हार्मोन का उत्सर्जन होता है। अधिवृक्क से निकलने वाले हार्मोनों के नाम बताओ। इंसुलिन
अग्नाशय में किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? ग्लूकेगोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? फिर पूछा जा सकता है आपके हाइपोथैलेमस से निकलने वाले RH हार्मोन और IH हार्मोन का क्या कार्य है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।